जय हिंद। ज्योग्राफ़ी की सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आज हम 8 क्लास की ज्योग्राफ़ी जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसका आज हम सेकंड लेसन देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में इसका हम फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। आज सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो चलिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये आज का हमारा लेसन भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, फिर हम उनके आंसर्स को देखेंगे। ये इस लेसन के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। सेकंड है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है किन्हीं दो सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। बाकी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनके बाद में एक एक करके इनको भी देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ, जो है भूमि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप आ जाएं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर इस क्वेश्चन का आंसर है, ये यहाँ पे देखिए मृदा निर्माण के कारक जहाँ पे लिखा हुआ है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन से हैं। एक तो जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक, ये दो मुख्य कारक हैं जिनसे मृदा तैयार होती है। ठीक, मृदा निर्माण के अन्य कारक और दूसरे कारक क्या हैं, स्थलाकृतिक है, जैव पदार्थों की भूमिका है और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। देखो टाइम तो लगता है। जो जैव पदार्थ हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं, मिट्टी में नीचे दब जाते हैं तो उनकी मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही पशुओं का और मानवों का जो शरीर है जब नष्ट हो जाता है, उनको दफन कर देते हैं तो उनकी भी मृदा ही बनती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। भूमि निम्नीकरण होता है कि भूमि जो मिट्टी है, जो भूमि है, भूमि की क्षीणता या मृदा अपरदन वगैरह जो भी हैं, जो कारक बनते हैं, मिट्टी का कम हो जाना निम्नीकरण कहलाता है। इसका आंसर भी हम पेज नंबर 14 पर ही देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। देखिए मृदा अपरदन और क्षीणता, मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। क्या है, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। किन किन से, एक तो मानव के कारण और एक प्रकृति के कारण, दोनों से। मानव के कारण कैसे,
देखो, इंसान अपनी ज़रूरत के लिए जो जो कार्य करता है इस धरती पर, कहीं से मिट्टी को उठाना, ठीक है, खुदाई करना, और उसके कारण या वनों को नष्ट करना, जिस कारण से मृदा अपरदन होता है, तो ये सभी कारक हैं जो मानव के द्वारा होते हैं। दूसरा है प्राकृतिक कारक भी बनता है। मान लीजिए कहीं पे लैंडस्लाइड होगी, बाढ़ के कारण पानी अधिक आ गया, तो उससे भी मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये दोनों तरह के कारक हैं जो मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। देखो, ये सारे के सारे इसके कारक हैं, मृदा निम्नीकरण के कारण बनते हैं। वनोन्मूलन, अगर हम वनों को काटेंगे ज़्यादा और लगाएंगे नहीं पेड़ पौधे तो मृदा अपरदन होगा। अतिचारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, ये आप भली भांति समझ सकते हो कि इनका मतलब क्या है। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं? जो हम अपने खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, जितने भी रसायन डालते हैं और कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, वो सभी के सभी इसका कारण बनते हैं निम्नीकरण का। वर्षा दोहन, भूस्खलन, बाढ़, ये प्राकृतिक कारण है। तो मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार है। अभी संरक्षण के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखेंगे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, आप बता देता हूँ। एक तो मल्च बनाना, इसको मतलब निम्नीकरण को रोका कैसे जा सकता है या मृदा को बचाया कैसे जाए। मल्च बनाकर पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इसे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, पौधों के बीच अनावृत भूमि, जो जहाँ पे हमने पौधारोपण किया है, ठीक है, जिस भूमि पर, उनके बीच में जो भूमि बच जाती है, मान लीजिए एक पौधा यहाँ पे है, एक यहाँ पे लगाया है, ठीक है, जैसे हम रोपाई करते हैं, इनके बीच की जो भूमि है उसको प्रवाल से ढक देना। इससे क्या होता है, मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है इससे। ठीक है, एक तो ये है मल्च बनाना। दूसरा क्या है? दूसरा है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। ठीक है, चौड़े और समतल सोपान बनाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे पट्टियों में हम कोई फसलें लगाते हैं चौड़ी पट्टियां बनाकर, ठीक है, उससे मृदा अपरदन नहीं हो पाता है। वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। वेदिकाएँ ये तीव्र ढालों पर, पहाड़ी जो एरिया है ये वहाँ पर बनाए जाते हैं वेदिकाएँ। उसके बाद समुच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं में समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ठीक है, मान लीजिए कोई पहाड़ी है, पहाड़ी की ढाल है, इस पर क्या करते हैं, समुच्च रेखीय जुताई की जाती है। इस पर समुच्च रेखा के समानांतर ऐसे खेती, यहाँ पर जैसे ये पहाड़ की ढलान है तो इसको हम टुकड़ों में खेत बना लेते हैं। यहाँ पे सीढ़ी नुमा आकार में, यहाँ पे फिर ऐसे खेतों की जुताई की जाती है ताकि मृदा के अपरदन को रोका जा सके। रक्षक मेखलाएँ तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये तटीय प्रदेशों में है, जहाँ पे जो समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं या ऐसे एरिया जहाँ पर वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लाइनों में पेड़ लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। बाकी इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा लीजिए, ये काफ़ी है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन? तो चलिए देखते हैं।
पेज नंबर 10 पर आ जाएं आप। पेज नंबर 10 है ये, जहाँ पे लिखा हुआ है भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जो 30% एरिया है पृथ्वी का वो स्थल भाग है, ठीक है, लेकिन ये इस 30% हिस्से पर रहने लायक सारा नहीं है। जिस पर मान लो मानव आवास कर रहा है अपना, वो पूरे 30% हिस्से पर आवासित नहीं है। पूरा 30% जो हिस्सा है ये भूमि का, ये रहने योग्य नहीं है, ठीक है। कुछ बहुत सी ऐसी जगहें पड़ी हैं जहाँ पे इंसान रहता भी नहीं है अभी, और ज़मीन है वहाँ पे, ठीक है। तो इस 30% हिस्से पर क्या क्या आ जाता है, आपके जंगल भी आ जाते हैं, वन आ जाते हैं, खेती भी आएगी, और मनुष्य रह रहा है ये भी, ये सारा कुछ इसमें 30% पे आ जाता है। बाकी 70% पर तो जल है, आपको पता ही है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सबसे बसे क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा लीजिए, पूरा आप लर्न कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा आ जाएगा, छोटा सा है, सिर्फ समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। 2 सोपानों के नाम बताने, 4th क्वेश्चन का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को वैसे तो अगर डिटेल में पढ़ें थोड़ा सा, पेज नंबर 19 पे आ जाएं आप। यहाँ पे पेज नंबर 19, ये यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। लेकिन 2 सोपानों के सिर्फ नाम पूछा है, तो मैं आपको बता दूं पेज नंबर 21 पर अगर हम देखते हैं तो एक तो है सामाजिक वानिकी और दूसरा है वन महोत्सव, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण नाम हैं, सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव, ठीक है। इससे क्या है, देखो पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए, अब पौधों को भी बहुत तेज़ी से काटा जाता है आवास के लिए और अपने यूज़ के लिए, मानव इन पौधों को काटता है, वनों को काटता है। दूसरे शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पशु पक्षियों के। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें, ठीक है। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत से देश पशु और पक्षियों को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना वैध है, ठीक है। ये देखो ये बैन है यहाँ पे, ये अवैध है, अगर इनको मारेंगे तो सज़ा के पात्र बनेंगे। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए सामाजिक वानिकी के प्रति और वन महोत्सव के प्रति। ऐसे प्रोग्रामों को रखना चाहिए, बच्चों को घुमाने के लिए स्कूल से कैंप लगाने चाहिए ताकि इन चीज़ों के बारे में उनको समझाया जा सके, इनकी महत्वता को बताया जा सके और इनको संरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम हैं, सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताएं। जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके कौन कौन से हैं अभी? पेज नंबर 16 पर पेज नंबर 16 पर आ जाइए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जल संसाधनों का संरक्षण। वैसे इसको आप अगर हम पूरे को पढ़ेंगे डिटेल में
तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 17 पर देखिए, पेज नंबर 17। एक तो है, यहाँ से आ जाए आप इस क्वेश्चन को देखिए। जो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरे को। आज विश्व में शुद्ध एवं पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। ठीक है, इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव का जल के प्रमुख संदूषक हैं। ठीक है, देखो, एक तो जो हम खेती के लिए उर्वरकों का उपयोग करते हैं या जो केमिकल का उपयोग करते हैं फसलों पर, उससे जल प्रदूषित होता है। और दूसरा क्या है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में पानी यूज़ किया जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है। वो जो दूषित जल होता है वो जो साफ़ जल को भी दूषित कर देता है। इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। दूसरा, इसमें शामिल जो नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी होती है, जो भी दवाइयों का यूज़ किया जाता है खेती में, एग्रीकल्चर के लिए, जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इनसे प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। एक तो विधि है, ये 3 पूछा है। एक तो है कि जो ये प्रदूषक होते हैं इनको जल निकायों में छोड़ने से पहले, ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जल का यूज़ हुआ और वो ख़राब जल हो गया, दूषित हो चुका है वो, उनको जल निकायों में छोड़ने से पहले, जिसको हम नालियों में छोड़ते हैं और वो जाके कहाँ मिलता है, वो पानी में मिलता है, आगे कहीं नदी में जाएगा, कहीं समुद्र में जाएगा। तो छोड़ने से पहले बहिस्त्रावों को उपयोग विधि से शोधित करके, मान लो उसमें कुछ ऐसा केमिकल डाल दिया जाए कि जिससे उसकी जो दूषिता है वो ख़त्म हो जाए और फिर उस जल को बहा दिया जाए। तो ऐसे करके हम जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि है कि वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। क्या है? जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को, जल को इकट्ठा किया जाए। ठीक, जल को इकट्ठा करना, ये दूसरी विधि बताई गई है। बाकी रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए और रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। मतलब जैसे एक तो जो नहरों में पानी जा रहा है उन नहरों को पक्का करना चाहिए ताकि रिसाव पानी का कम हो। ठीक, और दूसरा जो स्प्रिंकलर होते हैं सिंचाई के लिए, कहीं तो छोटे पाइप देखा होगा फुहारा टाइप में, ठीक है, एक टपकने वाली विधि होती है, तो ड्रिप से, तो इनसे खेतों में सिंचाई करके भी हम जल को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लगा लीजिए। इसको पढ़ के आप 5-4 लाइनें जितनी भी लिखनी है लिख सकते हो आप। यहाँ तक ये पूरा पैसेज है इसका, ठीक है, जल का। बाकी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 विधियाँ पूछा है, पहली ये लिख लो यहाँ से, ये बन जाती है कि प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले बहिस्त्राव को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा ये विधि है, ठीक है, जल संग्रहण। और तीसरी ये बन जाती है कि नहरों को पक्का करना।
और सिंचाई के अलग अलग तरीक़ों से आसानी से जो तरीके बनते हैं, स्प्रिंकलर और टपकन विधि और ड्रिप द्वारा सिंचाई करनी चाहिए। ठीक है, ये 3 विधियाँ बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लगा सकते हैं यहाँ से। चलिए अब कुछ MCQ क्वेश्चन हैं, ये इनको देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो मृदा निर्माण का समय भी है, जैव पदार्थ भी है, मृदा का गठन ये नहीं है। ठीक है, समय भी लगता है, जैव पदार्थों से बनती है मृदा, लेकिन मृदा का गठन ये निर्माण का कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि हमने पढ़ा, तीव्र ढालों पर वेदिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, ये नहीं है भाई, क्योंकि देखो प्रकृति के अनुकूल पूछा है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये प्रकृति के। जल कहाँ से आ रहा है? नीचे से आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है। खरीदारी के बाद पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, ये भी प्रकृति के खिलाफ होगा अगर हम नष्ट नहीं करेंगे। तो ये बल्ब जो है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। तो बल्ब को बंद करें या ना करें, इससे प्रकृति पर क्या असर? इससे तो संरक्षण पर कोई वो नहीं बनता ना, कोई कनेक्शन ही नहीं है इसका। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर थे आपके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जय हिंद।